Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन लेक्चर 3 की तरफ मूव करते हैं और आज अपना टॉपिक होगा ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है ये चीज समझ लेना। ब्रेक इवन पॉइंट अगर अपन ने देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर अपन ने 1,000 रुपए लगाए बिजनेस के अंदर, 1,000 रुपए इन्वेस्ट तो कर दिए अपन ने, फिर
अगले मतलब उस महीने में अपना प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए, अगले महीने बे प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए। तो ऐसे ऐसे करके जब तक अपन 1000 रुपए वसूल नहीं करते थे, मतलब उसके बराबर नहीं आ जाता, और जब 1000 रुपए पूरे वसूल हो जाएंगे, मतलब कितने भी, मतलब अगर देखो 50 रुपए इस महीने वसूल हो रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा अपन को वसूल होने में टोटल? एक जना भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है? हाँ, तो 20 महीना जो होगा ना 20 वो महीने। अपना ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उसके पहले जितना भी होगा वो लॉस के अंदर ही काउंट होगा, उसके ऊपर जो भी होगा वो प्रॉफिट होगा। आया समझ में? आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब तक अपने पास प्रॉफिट के मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना का उतना प्रॉफिट ना आ जाए, उतने तक जब तक अपन को लॉस ही काउंट होगा। और लॉस मतलब अगर लॉस से फिर प्रॉफिट की तरफ जाते हो तो जो वो पॉइंट होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सोम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर अपने पास अगर मूवमेंट जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? सोम के अंदर अपन बीएमडी बनाते हैं ना, जब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो उसे क्या बोलेंगे जल्दी? उस पॉइंट को क्या बोलोगे? कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकता है, जल्दी बोलो। उसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं, पता है ना? अब आगे मूव करते हैं। A break even analysis is used to determine how much sale volume your business need to start making a profit। मतलब ये देख लो कि जब से वो पॉइंट जहां से तुम्हारा बिजनेस जो तुमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो प्रॉफिट कमाने लग जाए, उसे बोलोगे ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा है द ब्रेक इवन एनालिसिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन यू आर डेवलपिंग अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी आइदर एज अ पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग प्लान और अ बिजनेस प्लान। अगर अपन का ब्रेक इवन पॉइंट कब एनालिसिस की जरूरत होती है? अगर अपन मार्केट प्लान बनाते हैं या बिजनेस प्लान बनाते हैं। इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग, द ब्रेक इवन पॉइंट इज the point at which cost or expenses and revenue are equal। मतलब आ गया समझ में? जो तुम्हारा रेवेन्यू हुआ और जो तुम्हारी कॉस्ट हुई, मतलब जितने 1000 रुपए अपन ने इन्वेस्ट किया और जितने ही कमा लिया 1000 रुपए, उस पॉइंट को अपन क्या बोलोगे? ब्रेक इवन पॉइंट। देयर इज नो नेट लॉस और गेन एंड वन हैज ब्रोकन इवन। कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आ गया समझ में? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो जाएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट। अब मुझे यहाँ पर बता दो कि तुम लोगों को इसके ब्रेक इवन पॉइंट में डाउट है या नहीं है, जल्दी बोलो। तो आगे मूव करूं? अब ये देखो, अब ये वाला जो ब्रेक इवन पॉइंट का एग्जांपल है, ये यहां से यहां पर मूव हो रहा है। जितना भी इसके मतलब इसने इन्वेस्टमेंट किया है उतना उससे पहले क्या होगा अपने पास? लॉस्ट होगा। और उससे ऊपर जो भी ब्रेक इवन पॉइंट से जो भी ऊपर होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो प्रॉफिट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ है जो तुम लोग एक बार ढंग से देख लो, क्योंकि अगर ब्रेक इवन पॉइंट आता है तो ये एग्जाम के अंदर ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। आ गया समझ में? तो ये तुम लोगों को ग्राफ आना चाहिए। Break even analysis. In order to calculate how profitable a product will be, we must firstly look at the cost, price, and revenue involved. There are two basic types of cost a company
इनक्योर्स। फर्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंजेस इन प्रोडक्शन लेवल और सेल्स। किसके मतलब कब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो चेंजेस किसके साथ होती है, प्रोडक्शन लेवल और सेल्स के बीच में जो चेंजेस आएगा वो होगा। एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। Fixed cost remains roughly the same regardless of sales output. Example rent, insurance और wages। मतलब अपन अगर कोई किराए पे दिया तो उसका फिक्स्ड रहेगा, जो भी अपन इंश्योरेंस करते हैं उसका भी फिक्स्ड रहेगा, और जो सैलरी आती है वो भी फिक्स्ड रहेगी। मतलब अगर अपने नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो अपन उनको तनख्वाह देते हैं तो वो भी वेजेस भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर काउंट आएगी। यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज टू द कस्टमर फॉर ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। टोटल कॉस्ट क्या होती है, द सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट is equals to total variable cost, the product of the expected unit sales and variable unit cost। एक्सपेक्टेड यूनिट इनटू वेरिएबल यूनिट कॉस्ट, ये वाले कुछ इसके रिलेशंस है यूनिट प्राइस, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूनिट सेल एंड यूनिट प्राइस। एक्सपेक्टेड यूनिट सेल और यूनिट प्राइस का मतलब समझ में आ रहा है अपन को, कितना उसका एक्सपेक्टेड मतलब कितनी बेच सकते हैं और उसकी टोटल कितनी प्राइस होगी, वो अपने पास टोटल रेवेन्यू होगा उसका। प्रॉफिट और लॉस, द मॉनेटरी गेन और लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम रेवेन्यू आफ्टर subtracting all associated cost, total revenue minus total cost is profit or loss। मतलब टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, अगर 1000 रुपए है और उसके अंदर से अपने जितने भी एक्सपेंसेस है, मतलब सैलरी दे दी, लोगों को इतना खर्चा हो गया, मेंटेनेंस का सब कुछ देने के बाद अपने पास जो बचता है, या वो प्रॉफिट है या लॉस है, वो उससे पता चलता है। अगर नेगेटिव में आ गए तो लॉस होगा, पॉजिटिव में आ गए तो प्रॉफिट होगा। एजम्पशंस, इसके अंदर अपन क्या क्या एजम्पशंस मानेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज प्रोडक्शन, एस्टिमेट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। फर्स्ट एजम्पशंस क्या है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। दो भागों में डिवाइड करना है इसको, फिक्स्ड या वेरिएबल के अंदर। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कब तक सेम रहनी चाहिए, जब तक मतलब उसके किसके रिलेशन में, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब पर यूनिट के हिसाब से अपने पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी वो। फिर है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब टोटल जितने भी मतलब रेंट आ रहा है वो भी फिक्स्ड रहना चाहिए, सैलरी दे रहे हो तो वो भी फिक्स्ड रहनी चाहिए। फिर है सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। सेलिंग प्राइस कब रिमेन अनचेंज्ड, कब तक रहनी चाहिए, एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कॉस्ट, देयर इज नो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। आखिरी है देयर इज वन प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट द सेल्स रिमेन कांस्टेंट। फिर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, इट enables a business to know what is the exact amount it gained or lost, whether they are over or below the break even point। मतलब ये अपन को पता रहना चाहिए, ये मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होती है कि अपन अगर क्या प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट से पता चलेगा। Margin of safety is equals to current output minus break even point, or margin of safety is equals to actual sales minus break even point sales। Margin of safety परसेंटेज में होगा current output minus break even point divided by current output into 100।
किसके रेस्पेक्ट में अपन परसेंटेज निकालेंगे? करंट आउटपुट के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालेंगे। Uses of break even point, helping in deciding the minimum quality of sales। किस में करोगे? हेल्पफुल किस में है? मिनिमम, हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द मिनिमम क्वालिटी ऑफ सेल्स, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द टेंडर प्राइस। अगर अपन को टेंडर प्राइस में कैसे हेल्पफुल होगा ये सुनना, ये तुम्हारे इंजीनियरिंग रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। अगर कोई ठेकेदारी आके करना चाहता है तो टेंडर तो भरेगा ही भरेगा गवर्नमेंट के। तो उसके अंदर ये वाला है कि ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि अपना प्रॉफिट कहाँ से चालू होगा। ऐसा क्या होता है, लोग बाग बिलों में बढ़ देते हैं। अगर उसकी टोटल कॉस्टिंग इतनी आ रही है तो 50-50% बिलों में बढ़ देते हैं आजकल ठेकेदार, जो कि गलत होता है। उससे काम की क्वालिटी नहीं आएगी इंजीनियरिंग लेवल पे। तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि अपना प्रॉफिट कहाँ से चालू हो रहा है, उतना ही टेंडर भरना चाहिए हमेशा। नहीं तो अगर टेंडर मिल भी जाए तो उससे क्या होगा, या तो तुम्हारी क्वालिटी डाउन हो जाएगी या तो फिर तुम लोग लॉस में चले जाओगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन को ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ से अपना प्रॉफिट चालू होगा, कितना इन्वेस्टमेंट के बाद। आ गया समझ में? फिर है हेल्पफुल इन एग्जामिंग इफेक्ट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब अपन को मतलब एक तरह से उस पर एनालिसिस करने पे मिलेगा कि अपन का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कहाँ से चालू होगा। किसका माइक ऑन है? जल्दी सॉल्व कर दो। हेल्पफुल इन एग्जामिनिंग इफेक्ट अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी। आ गया समझ में ये वाला भी पॉइंट? फिर मूव करता हूं फोर्थ पॉइंट पे, हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू प्लांट्स। मतलब अगर अपन को प्रॉफिट होने लग गया है तो अपन नए प्लांट के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो अगर लॉस में ही चल रहे हैं और नया प्लांट खोल देते हैं तो वो एक तरह से अपने लिए ही लॉस और बढ़ाएगा। जब तक अपन को ये पता ना चल जाए कि अपने पास प्रॉफिट होना चालू हो गया है, तो जब तक अपन न्यू प्लांट नहीं लगा सकते कहीं पर भी। अगर अपने सीमेंट का प्लांट अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो दूसरा सीमेंट का प्लांट लगाने का अपन कैसे सोच सकते हैं? तो ये भी चीज अपन को ध्यान रखनी है। हेल्पफुल इन सेल्स प्राइस एंड क्वालिटी। मतलब वो जो इसका एक तरह से बोल सकते हो, मैंने जो तुम्हें सेकंड पॉइंट समझाया था टेंडर प्राइस का, उसी से एक रिलेशन में ये समझ लो कि अगर अपन को सेल्स प्राइस भी अपन को डिसाइड करनी पड़ेगी कि ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से। अगर सेल्स प्राइस भी अगर इतनी ज्यादा नहीं रख पाए तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे होगा? हाँ, क्वालिटी को भी अपन को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं रखोगे तो वैसे भी तुम लोग लॉस में ही जाओगे। थोड़े टाइम तक अगर चलेगा, फिर लोगों को पसंद नहीं आएगा तो और फिर डाउन में ही चली जाएगी। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्ट बनती है वो अपन को डिटरमाइन करने में काम आएगी। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस इज ओनली अ सप्लाई साइड analysis, as it tells you nothing about what sales are actually likely to be product as the various prices. Second, it assumes that the fixed costs are constant. It assumes average variable costs are constant per unit of output, at least in the range of likely quantities of the sale. It assumes that the quantity, जो भी assumptions है वो उसके limitations है। एक तरह से ये ढंग से देखना इसको रिलेशन में। अगर assumptions और limitation एक साथ पूछे जाते हैं तो तुम्हें assumptions याद हो जाएंगे, तो उसी के रिलेटेड में ये limitations रख सकते हो तुम लोग। It assumes that the quantity of the good produced is equal to the quantity of the good sold. That is, there is no change in the quantity of the good held in the inventory at the beginning of the period and the quantity of the good held in the inventory at the end of the period. In a multi-product company, it assumes that the relative proportion of each product sold and the products are produced are constant. अगर sold और produced दोनों constant होंगे तो ये assume किया जाता है। फिर डिप्रीशिएशन क्या होता है? मुझे जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से। सुना हुआ होगा तुम लोगों ने।
डिप्रिसिएशन क्या होता है? जल्दी। डिक्रीजेज द वैल्यू, सही है। अब इसका एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को पहले समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन की तरफ मूव करूंगा। तुम लोग कोई भी गाड़ी होगी, मतलब टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उसका इंश्योरेंस करवाने जाते हो नहीं जाते हो? तो वहां पर क्या होता है कि अगर पहले साल अपने पास जो, अगर तुम लोगों ने 5-5.5 लाख की गाड़ी खरीदी, और वो अगर किसी रीजन से अगले इंश्योरेंस से पहले पहले चोरी हो जाती है, तो वो तुम लोगों नहीं, अगले इंश्योरेंस करवा दी, उसके जस्ट बाद चोरी हो जाएगी, तो तुम लोगों को 5.5 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे। उसकी एक साल में जो कीमत डाउन हो गई है, उतने पैसे मिलेंगे। तो मतलब अगर 5.5 लाख की गाड़ी है और साल भर के अंदर उसकी वैल्यू हो गई 4.5 लाख, 1 लाख कम हो गया, तो वो डिप्रिसिएशन होगा 1 लाख का। आ गया समझ में? जो मतलब उसकी जो उसकी उसका वैल्यू में लॉस होगा, उसे बोलोगे डेप्रिसिएशन। Depreciation is an accounting method of allocating the cost of a tangible or physical asset over its useful life or life expectancy. Depreciation represents how much of an asset value has been used up. Depreciation assets help in companies earn revenue from an asset while expensing a proportion of its cost each year. The asset Here the asset is in use. If not taken into account, it generally affects the profit. अगर मशीन पड़ी रहे किसी फैक्ट्री में, तो वो एक तरह से उस फैक्ट्री के लिए नुकसानदायक होगी। अगर उसको यूज ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे प्रॉफिट कमाना है जितना कमा लो, जब तक उसकी वैल्यू और ज्यादा डाउन या उसके प्रोडक्ट मतलब वीक ना होना लग जाए। तो एक तरह से उस ये डिप्रिसिएशन यहाँ पर काम आता है। बिजनेस कैन डेप्रिशिएट अ लॉन्ग टाइम एसेट फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पसेज। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कैन टेक अ टैक्स डिडक्शन फॉर द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, meaning it reduces taxable amount. However, the Internal Revenue Services states that when depreciating assets, company must spread the cost out over time. The IRS also has rules for when companies can take a deduction. डिप्लीशन, डिप्लीशन क्या होता है? एकदम सही। डिप्लीशन क्या होगा, मैं बात सुनो, इसका एग्जांपल ले सकते हो कि अगर पेट्रोल है, तो पेट्रोल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, एक तरह से जो तुम लोगों ने बोला ना, कम होना रिड्यूस होना, उसके रेस्पेक्ट में, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे ना, वो कम होता है ना, तो उसे तुम लोग डिप्लीशन बोलोगे। ये जो भी लिख रहे हैं, रिडक्शन इन नंबर, रिड्यूस होना, वो किसके रेस्पेक्ट में है? नेचुरल रिसोर्सेज के रेस्पेक्ट में। नेचुरल रिसोर्सेज जब भी कम होगा, उसे डिप्लीशिएशन बोलोगे। तो ये देख लो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डिप्लीशिएशन इज एन accrual accounting technique used to allocate the cost of extraction natural resources such as timber, mineral and oil from the earth. Like depreciation and amortization, depletion is a non-cash expenses that lowers the cost value of an asset incrementally through scheduled charges or to increment. Where depreciation differs in that it differs to gradual exhaustion of natural resources, ये देखो लिखा हुआ है ना, it refers to the gradual exhaustion of the natural reserves as exposed to wearing out the depreciable asset or aging life or intangibles. ये होता है डिप्रिसिएशन। ये हो गया तुम्हारे यूनिट 1 पूरी कंप्लीट। यूनिट 1 के अंदर
कोई भी डाउट हो, जो आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।